उत्पादन के साधन। अब प्राकृतिक संपत्ति और श्रम की सहायता से चीज़, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। हमें अब समझते हैं कि उत्पादन के यानी ये जो आर्थिक उत्पादन हमारा है, तो इसके कौन कौन से साधन हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संपत्ति और श्रम की सहायता से चीज़, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है, यह उत्पादन करने के लिए अनेक विधि साधनों का उपयोग होता है। जैसे कि अनाज के उत्पादन के लिए बैल, ट्रैक्टर, हंसिया, मजदूर, जमीन आदि साधन जुड़े होते हैं। उत्पादन के लिए साधन तो अनेक हैं, परंतु अध्ययन में सरलता के लिए इन्हें 4 भागों में बांटा गया है: जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजन। इन सभी साधनों का परिचय इस प्रकार से विस्तार पूर्वक हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जमीन के बारे में। सामान्य अर्थ में जमीन को हम पृथ्वी की सपाटी की ऊपरी परत को कहते हैं, परंतु अर्थशास्त्र की परिभाषा में जमीन अर्थात सभी प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति जिसमें पृथ्वी के धरातल पर आए हुए खनिज, धातु आदि का समावेश जमीन में होता है। इस प्रकार जमीन उत्पादन का प्राकृतिक साधन है। दूसरा आता है पूंजी। उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में लिए जाने वाले मानव सर्जित साधन जैसे यंत्र, औजार, मकान आदि का समावेश पूंजी में होता है, यानी इसे मानव सर्जित यानी मनुष्य ने बनाया हुआ होता है। जिसे श्रम, भौतिक बदले के उद्देश्य से किए जाने वाले किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं। श्रम उत्पादन का सजीव साधन है। कृषि में मजदूर, कामदार, शिक्षक, डॉक्टर, कारीगर आदि के कार्य को श्रम कहते हैं। नियोजन यानी नियोजक, उत्पादन की प्रक्रिया में जमीन, पूंजी और श्रम जैसे तीनों साधनों की कुशलता पूर्वक संयोजन करने वाले व्यक्ति को नियोजन कहते हैं। इन तीनों साधनों को योजना पूर्वक उत्पादन में जोड़ने के कार्य को नियोजन कहा जाता है। यानी इन तीनों का जो व्यक्ति योजना पूर्वक उत्पादन में जोड़ने का कार्य करता है वो नियोजक कहा जाता है, उसे नियोजन कहते हैं। उत्पादन के साधनों का बंटवारा। मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं। विश्व के किसी भी देश में साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। उत्पादन साधनों की हमेशा कमी रहती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश अपने पास सीमित साधनों का उपयोग कैसे, कहाँ और कितनी मात्रा में करे, ये सभी प्रश्न साधनों के बंटवारे में उद्भव होते हैं नहीं जन्म लेते हैं, प्राप्त होते हैं उससे हमें, जिसकी हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहला है असीमित आवश्यकता। मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता में से अनेक अन्य आवश्यकताओं का उद्भव होता है यानी जन्म होता है। अनेक आवश्यकताएं बारंबार संतुष्ट करनी पड़ती हैं, तो कुछ आवश्यकताएं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण भी उद्भव होती हैं। इस प्रकार अनेक कारणों से आवश्यकताएं असीमित होती हैं। इसलिए इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आवश्यकताओं की पसंदगी करनी पड़ती है। यानी पसंदगी आवश्यक तो है, लेकिन हमें सबसे ज़रूरी क्या है, हमें ये अपने से उसको पसंद करते हैं, हम वो सबसे पहले करना चाहते हैं, तो इस तरह से हमें पसंदगी करनी पड़ती है। दूसरा है आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम, यानी आगे हमारी आवश्यकताएं जो है, तो सबसे पहला क्रम किसका आता है। असीमित आवश्यकताओं के सामने सीमित उत्पादन के साधन होने से कौन सी आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण है, यह व्यक्ति को निश्चित करके और आवश्यकताओं के अग्रता क्रम के अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है। जो आवश्यकता अधिक महत्व की हो उसे सर्वप्रथम संतुष्ट करना पड़े और इसके बाद अन्य आवश्यकताएं। इस प्रकार उत्पादन के साधन सीमित होने से आवश्यकताओं में अग्रता क्रम निश्चित करना पड़ता है। अगला है मर्यादित साधन। उत्पादन के साधनों में मुख्यतः प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति होती है। ये सभी साधन मर्यादित होते हैं, इसलिए इनका मितव्ययिता से उपयोग करना पड़ता है और पसंद की गई आवश्यकताओं को लक्ष्य में रखकर साधनों का बंटवारा करना पड़ता है। साधनों का वैकल्पिक उपयोग। अगला है आवश्यकताएं संतुष्ट करने के साधन सीमित हैं। इतना ही नहीं, परंतु वे वैकल्पिक उपयोग वाली होती हैं। उत्पादन का कोई भी साधन एक से अधिक उपयोग में आता हो तो वह साधन अनेक उपयोग रखता है। इस साधन का एक समय एक ही उपयोग हो सकता है। इस प्रकार उपयोग वैकल्पिक है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे जमीन में गेहूं की फसल बोए तो बाजरी, मकई, मूंगफली या अन्य फसल नहीं बोई जा सकती। जमीन के अन्य उपयोग का त्याग करना पड़ता है।
इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थिति में अधिक आवश्यकता संतुष्ट हो, इस तरह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में साधनों का बंटवारा करना पड़ता है। ये तो हो गया बच्चों इसके उपयोग। अब अगला देखते हैं उत्पादन के साधनों के बंटवारे की पद्धतियाँ। उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ बंटवारा करके और अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास करने का प्रयत्न प्रत्येक देश करता है। बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति, ये दो पद्धति है। ये दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे की एकदम विरोधी हैं। इन दोनों पद्धतियों का समन्वय करके अन्य कुछ पद्धतियाँ भी विकसित हुई हैं। प्रत्येक देश अपने अनुरूप हो ऐसी एक या दूसरी पद्धति स्वीकारता है। उत्पादन साधनों बंटवारे की मुख्य पद्धतियों की जानकारी इस प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाजार पद्धति यानी कैसे समझते हैं। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड आदि देशों ने अपना आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया था। बाजार पद्धति को पूंजीवादी पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। इस पद्धति में उत्पादन साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। इस पद्धति में उत्पादन और उसके साथ संलग्न आर्थिक निर्णयों के केंद्र में लाभ होता है। यानी हम जो काम करते हैं उसमें हमें लाभ कितना है, इस बात को ध्यान में रखकर वो कार्य करते हैं। तो ये होता है बाजार पद्धति। लोगों ने जिन उद्योगों में पूंजी निवेश करना लाभदायक माना उसमें पूंजी निवेश किया। इस पद्धति में बाजार तंत्र संपूर्ण रूप से मुक्त होता है। सरकार की कोई भी निश्चित आर्थिक नीति या भूमिका नहीं होती है। बाजार तंत्र में स्पर्धा का तत्व अनोखी भूमिका निभाता है। स्पर्धा यानी जो कंपटीशन जिसे समझ सकते हो। तो जब मन में कंपटीशन के भाव आते हैं तो इंसान कैसे कार्य करता है ये उसके सोच पर निर्भर करता है कि हमें इसमें आगे निकलना, इस दौड़ में इस स्पर्धा में आगे निकलना। इस तरह से ये अनोखी भूमिका निभाता है। स्पर्धा युक्त बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता अधिक से अधिक ऊंची ले जानी पड़ती है। इस प्रक्रिया के कारण अनेक नए संशोधन होते हैं और उत्पादन की नई पद्धति खोजी जाती है जिसके द्वारा उत्पादन अधिकतम होता है। इससे देशों का आर्थिक विकास तीव्र होता है यानी तेजी के साथ होता है। इस प्रकार बाजार पद्धति में स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा का तत्व अदृश्य हाथ की तरह समग्र बाजार पर नियंत्रण रखता है। अदृश्य हाथ यानी हम जान न पाए लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर जबरदस्त तरीके से हो। इस पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप न होने से यह पद्धति मुक्त अर्थतंत्र के रूप में भी पहचानी जाती है। इम्पोर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लेना। अब देखते हैं कि बाजार पद्धति के कौन कौन से लक्षण है, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये बाजार पद्धति है। उत्पादन के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है। अगला, बाजार पद्धति में आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ होता है। अगला, ग्राहकों को पसंदगी करने के विशाल अवसर मिलते हैं। बाजार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। उत्पादन के साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। आर्थिक निर्णय मूल्य तंत्र के आधार पर लिए जाते हैं। ये तो हो गया बच्चों बाजार पद्धति के लक्षण। अब हम देखते हैं कि उससे क्या लाभ होता है। बाजार पद्धति के क्या लाभ हैं। सबसे पहला, बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है। उत्पादन साधनों का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है। अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है यानी स्वतंत्र होता है कार्य करने के लिए। तो कितना उत्पादन कर रहा है ये उसमें इसके लिए वो अधिक से अधिक उपयोग में ला सकता है। अर्थतंत्र में सतत नए संशोधन होते रहते हैं। नए विचार बनते रहते हैं अर्थतंत्र में कि हमारी उत्पादन क्षमता और कितनी बढ़ेगी और हम कैसे अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास को गति मिलती है। स्पर्धा के कारण वस्तु की गुणवत्ता श्रेष्ठ बनती है। वस्तु की गुणवत्ता यानी अच्छे से अच्छा हम बाज़ार में उतारेंगे वस्तु को तो वो और अच्छा ही बनेगा। बाज़ार में जो वस्तु आएगी तो जब कंपटीशन रहता है तो हमारा और अच्छा हो, जिससे हमारा ये अधिक बिके। तो इस तरह से ये इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। बाजार पद्धति की मर्यादाएं यानी कुछ कमियां भी हैं। कोई हर चीज़ में दो पहलू होते हैं, अच्छाई है तो बुराई भी। तो इसमें हमने देखा कि अभी लाभ क्या क्या है, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें इसकी मर्यादाएं यानी कमियां क्या होती है। बाजार पद्धति के अनेक लाभ होने पर भी वो संपूर्ण नहीं है। इसमें कुछ कमियां या उसकी सीमाएं होती हैं जो कि निम्न अनुसार हैं। सबसे पहले, लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन होने से विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है और प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन घटता है।
विलासिता जिसे आराम मिले वो चीज़ें अधिक से अधिक उसका उत्पादन बढ़ जाता है। और जो हमारी आवश्यकताएं हैं, माने आवश्यकता की पूर्ति होती है जिससे, वो उसका उत्पादन घट जाता है। राज्य की कोई भी नीति विषयक भूमिका न होने से प्राथमिक संपत्ति का अपव्यय होता है। प्राथमिक नीति विषयक यानी इससे कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो उसमें नियम नहीं है, नीति यानी यहाँ पर नियम, तो उसमें क्या होता है, प्राकृतिक संपत्ति का अधिक नुकसान, अपव्यय यानी नुकसान होता है। ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से उनका शोषण होता है। ग्राहक विशेष जानकारी नहीं रखता है, इसलिए उसका शोषण होने का भय रहता है। संपत्ति और आय का केंद्रीकरण होने से आय की असमानता बढ़ती है। एकाधिकार, आर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण आदि का भय रहता है। अब देखते हैं कि समाजवादी पद्धति यानी बाजार पद्धति की अनेक कमियों और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ। यानी बाजार पद्धति से जो कमियां निकली, ऐसा कर कर के जब पता चला कि इसमें तो कमियां भी है और यह इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इस समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ, जन्म हुआ। रूस और चीन जैसे देश ने यह पद्धति अपनाया और तीव्रता से आर्थिक विकास किया था। समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति की एकदम विरोधी है। समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी निर्णय राज्य तंत्र द्वारा लिए जाते हैं। जैसा आपने देखा कि बाजार पद्धति में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन समाजवादी पद्धति में राज्य सरकार का हस्तक्षेप होता है, यानी उसके द्वारा ही सब निर्णय लिए जाते हैं। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व राज्य का होता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का संचालन राज्य द्वारा होता है। उत्पादन, पूंजी निवेश, साधनों का बंटवारा आदि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा लिया जाता है। समाजवादी पद्धति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समग्र समाज का कल्याण रहता है। लाभ यानी व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं होता। बाजार पद्धति में जिसने पूंजी लगाया है, खर्च किया है, उसका विशेष लाभ है। यहाँ पर समाजवादी पद्धति में ऐसा नहीं होता, वो किसी व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं, बल्कि यहाँ पर पूरे राज्य का कल्याण होता है। कल्याण यानी उसके लिए ये उपयोगी होता है। चीज वस्तुओं का उत्पादन और भाव राज्य द्वारा निश्चित होता है। राज्य द्वारा निश्चित किए गए उत्पादन के लक्ष्यांक को सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य संचालित कारखानों की होती है। कृषि भी राज्य की मालिकी की होती है। श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है और उसके अनुसार काम लिया जाता है। समाजवादी पद्धति के क्या लक्षण है? उत्पादन के साधनों की मालिकी राज्य की होती है। अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समाज का हित होता है। यहाँ पर लाभ नहीं है बच्चों, यहाँ पर समाज के हित को ध्यान में रखकर कार्य किए जाते हैं, इसलिए समाज का इसमें हित होता है। श्रमिकों को काम करने के बदले में वेतन चुकाया जाता है। अब हम देखते हैं कि समाजवादी पद्धति से लाभ क्या क्या हैं। समाज की आवश्यकता अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार ही उसका उत्पादन किया जाता है। इस पद्धति में उत्पादन के निर्णय राज्य द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय नहीं होता है। आय और संपत्ति की असमानता दूर होती है। ग्राहकों का शोषण नहीं होता है। यानी जो बाजार पद्धति के जो लाभ हैं वो इसके ठीक विपरीत समाजवादी पद्धति के होते हैं लाभ। समाजवादी पद्धति की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। जैसा हमने बताया कि किसी भी कार्य के पीछे दोनों पहलू ही होते हैं। कुछ अच्छा होता है तो कुछ उसकी कमियां भी होती हैं। तो यहाँ पर भी समाजवादी पद्धति की कुछ सीमाएं हैं। समान बंटवारा और सामाजिक कल्याण के उम्दा उद्देश्य के साथ लागू की गई समाजवादी पद्धति में भी कुछ कमियां हैं जो निम्नानुसार हैं। हम इस तरह समझ सकते हैं। उत्पादन साधनों का स्वामित्व राज्य का होने से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जैसा कि बाजार पद्धति में मिलता है। एक से ज़्यादा अधिक से अधिक हो। यहाँ पर क्या है कि राज्य का स्वामित्व उस पर पूरी तरह से होता है कि व्यक्ति विशेष का नहीं होता, तो उसके लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। स्पर्धा के अभाव कारण अर्थतंत्र में संशोधन को वेग नहीं मिलता। बाजार पद्धति में बच्चों स्पर्धा होती है तो अर्थतंत्र में वेग होता है, यानी बढ़ावा मिलता है, उसको तीव्र गति से होता है। जबकि समाजवादी पद्धति में ये तीव्रता नहीं देखने को मिलती, क्योंकि अर्थतंत्र कोई संशोधन नया होता नहीं है।
इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्र नहीं होता रहता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहती है कार्य करने की। राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है, यानी राज्य का जो संपूर्ण इस पर आक्षेप ये हस्तक्षेप रहता है इसमें, तो इससे क्या होता है कि नौकरशाही यानी अन्य मजदूर हो या वर्ग हो या जो भी हो, तो उस पर ये शासन करते हैं। तो इस तरह से इसका भय यानी डर उत्पन्न होता है। मिश्र अर्थतंत्र, अब हम देखते हैं कि अगला यानी बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति, तो इन दोनों में कुछ न कुछ कमियां होने के कारण एक अलग अर्थतंत्र की उत्पत्ति होती है, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र अर्थतंत्र। इसकी उत्पत्ति हुई, अस्तित्व में आई, जैसे उद्भव बाजार पद्धति की कुछ कमियों के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ। तो इन दोनों को मिलाकर जो कमियां सामने आई उसमें से जो और अच्छे से हो सकता है तरीके से ये कौन सा आया बच्चों, मिश्र अर्थतंत्र के रूप में उभर कर सामने आया। मिश्र अर्थतंत्र अर्थात यानी ऐसी आर्थिक पद्धति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। सह अस्तित्व यानी साथ, दोनों का ही साथ स्वामित्व होता है, और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के स्पर्धी नहीं परंतु पूरक बनकर काम करते हैं। स्पर्धी नहीं, एक दूसरे से कंपटीशन का भाव नहीं रखते, एक दूसरे की कमियों को दूर करने का कारण बनते हैं। इस पद्धति में निजी क्षेत्र में कृषि, व्यापार, विभिन्न उपयोगी माल के उद्योग की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है, जबकि भारी उद्योग, संरक्षण सामग्री के कारखाने, रेलवे, बिजली, मार्ग, सिंचाई आदि आधारभूत चाबी रूपी क्षेत्रों की मालिकी राज्य की होती है। इस पद्धति में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है, सरकार द्वारा भिन्न भिन्न तरह से नियंत्रण रखे जाते हैं। जैसे कि समाज में अनिच्छनीय वस्तुओं का उत्पादन रोकने के लिए राज्य द्वारा ऊंचा कर लादा जाता है। अनिच्छनीय जिसे मान्यता नहीं मिलती है तो उसकी उत्पादन बढ़े ना, तो उसमें क्या होगा, राज्य सरकार है वो क्या करते हैं, भारी भरकम कर लगा देती है उस उत्पादन के ऊपर। तो जब ज़्यादा कर देने पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन कम होगी, कम मात्रा में होगी, तो उसका पैसा हमें यानी कर कम चुकाना पड़ेगा। तो इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा सब्सिडी, कर में राहत आदि प्रोत्साहन दिए जाते हैं। पिछड़ा वर्ग होता है तो वहाँ पर इतनी समझ भी नहीं होती और कमाई भी नहीं होती है, तो उसको और सब क्या करते हैं, सब उदासीन होते हैं इस कार्य के प्रति, तो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। किस द्वारा, सब्सिडी द्वारा, कर में राहत देकर। इस प्रकार मिश्र अर्थतंत्र एक ऐसी पद्धति है जिसमें आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में आर्थिक नियोजन को मुख्य स्थान दिया जाता है, जिसके लिए सार्वजनिक और निजी साहस का सह अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इस पद्धति में अंकुश या नियंत्रण होने से नियंत्रित आर्थिक पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। इसमें से भारत, फ्रांस देश मिश्र अर्थतंत्र के रूप में जाना जाता है। हम भारत में ऐसा अर्थतंत्र पाया जाता है और फ्रांस में भी। आर्थिक निर्णय और उत्पादन के साधनों के बंटवारे के लिए बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति, मिश्र अर्थतंत्र का हमने तो अध्ययन तो किया, लेकिन आज विश्व के किसी भी देश में संपूर्णतः बाजार पद्धति या 100% समाजवादी पद्धति अमल में नहीं है। दोनों पद्धतियां अपना विशिष्ट स्वरूप खोकर मिश्र अर्थतंत्र में मिल गई हैं। हमें समझ सकते हैं बच्चों कि वर्तमान समय में जो कार्य कर रही है तंत्र, वो कौन सी तंत्र काम कार्य कर रही है, अर्थतंत्र, मिश्र अर्थतंत्र के रूप में। बाजार पद्धति में आज आयोजन और राज्य का नियंत्रण देखा जाता है, जबकि समाजवादी पद्धति में भी आर्थिक छूट-छाट और आर्थिक उदारता के प्रभाव देखने को मिलते हैं, परंतु मिश्र अर्थतंत्र में भी कमियां पाई जाती हैं। यानी इस तरह से कोई भी निष्पक्ष नहीं होता, सब में कुछ न कुछ कमियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे मिश्र अर्थतंत्र में कौन सी कमियां हैं, आर्थिक अस्थिरता, संकलन का अभाव, आर्थिक नीतियों में असातत्य, आर्थिक विकास का नीची दर आदि मर्यादाएं ये मिश्र अर्थतंत्र में भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति, मिश्र अर्थतंत्र पद्धति के बारे में तीनों मिक्स करके ही एक राष्ट्र, एक देश का विकास
निश्चित होती है और उस पर हम और अधिक किस तरह से विकास कर सकते हैं इस पर विचार करते हैं और अधिक से अधिक हर तरह से यानी कोई विशेष नुकसान या अपना निर्णय थोपा न जाए ऐसा करके यानी राज्य भी उसमें संलग्न होते हैं, अपना देश का जो सरकार होती है उसका भी शासन, और ये जो आर्थिक अस्थिरता भी ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे आर्थिक विकास के रूप में हमने जाना। ये चैप्टर आपका ओवर हुआ, समाप्त हुआ ये वीडियो में। अब हम अगला वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ाएंगे और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और इसे लिखना भी साथ साथ में, सारे क्वेश्चन आंसर करके रखना लिख करके। धन्यवाद।